یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मैं शहर की रहने वाली थी और शादी गांव में हुई, मगर मैं बहुत खुश थी कि शोहर मुझे बेपनाह चाहते थे। एक रोज़ जब मैं कपड़े सिलाई कर रही थी कि गांव की एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, क्या तुम्हें कुछ मालूम है यहाँ क्या हो रहा है? मेरे इसरार करने पर जो बात उसने बताई, मेरे तो होश उड़ गए और मैं फ़ौरन वहाँ से। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरा शौहर मेरा खालाजाद था और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो लोग गांव के रहने वाले थे, जबकि मैं शहर की परवरदा थी। वो मुझसे मोहब्बत और मेरी कदर भी करता था कि मैं एक पढ़ी लिखी और शहरी लड़की होकर भी उसके साथ देहात में गुजारा कर रही थी। उन दिनों उनके गांव न बिजली थी और ना साफ पानी। टीवी और पंखे की सहूलत तो दूर की बात, ठंडा पानी पीने को भी मुयस्सर ना था। शादी से पहले मैं शहर में अपने मामों के घर रहती थी, जहाँ मुझे हर सहूलत मुयस्सर थी। वहीं से मैंने एफ़ए किया था, जबकि मेरे शौहर जमशेद ने 8वीं में ही स्कूल छोड़ दिया था, वो भी गांव के स्कूल से। इस तरह गांव और ख़ानदान वालों के मुताबिक मैं अपने शौहर से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन असल बात तो प्यार और मोहब्बत की होती है। इंसान को अगर किसी से सच्ची मोहब्बत हो तो वो देहात में भी खुश रह सकता है और वीराने में भी अपनी जन्नत आबाद कर सकता है। मैंने भी अपने शौहर की मोहब्बत के बलबूते पर उस वीराने में अपनी जन्नत आबाद कर रखी थी। सच तो ये है कि अपने शौहर के होते मुझे किसी शय की कमी महसूस न होती थी। हमारी ज़मीन थोड़ी सी थी, लेकिन जमशेद मेहनत से काम करते थे। अगर फसल अच्छी हो जाती तो साल भर का गुजारा हो जाता। ये और बात है कि यहाँ शहर जैसी सहूलतें मुयस्सर ना थी। ख़ास तौर पर जब कोई बीमार हो जाता तो परेशानी घेर लेती। बाज़-औक़ात तो शहर के अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते ही रास्ते में ही मरीज़ दम तोड़ देता। ताहम मैं देहात में रह कर भी खुश थी। यहाँ सुकून तो था और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे अपने जीवन साथी की मोहब्बत हासिल थी। ज़िंदगी में सुकून के सिवा मैंने कभी किसी चीज़ की तमन्ना नहीं की थी। जमशेद भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, चाहे वो ज़मीन पर ट्रैक्टर चला रहे होते या अपने डेरे पर मौजूद होते। उनका ध्यान मेरी तरफ ही रहता था। वो काफ़ी खुश इखलाक और हंसमुख इंसान भी थे। घर आकर भी लतीफ़े सुनाकर मुझे हंसाते रहते। एक दिन जब वो ट्रैक्टर लेकर खेतों की तरफ गए और काम ख़त्म करने के बाद अपने डेरे पर जा बैठे, इधर जब किसी काम से जब मैं अपने अहाते से बाहर निकली तो देखा कि 2 औरतें हमारी ज़मीन से मट्टी ले रही हैं। मैं उनके करीब गई तो एक ने दूसरी से कहा, सुन उधर देख, यही है ज़मीन वाली, छोड़ दे मट्टी। दूसरी ने रौनक से मेरी तरफ देखा और अकड़कर बोली कि मैं तो मट्टी इसी ज़मीन से लूँगी, देखती है तो देखती रहे, आखिर क्या कर लेगी मेरा। चल तू टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दे। उसकी बात सुनकर मेरे कान लाल हो गए। मैं मट्टी उठाने से भला क्यों मना करती? मट्टी लेने से कौन रोकता है? मगर जब उसने अकड़-फूँ से बात की तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी अब ज़रा गुस्से में पुकार कर कहा, ओ तोहारी वाली, खबरदार, तो यहाँ से एक ज़रा मट्टी भी ली, चल टोकरी वापस उलट दे। इस पर वो कहने लगी, नहीं उलटती, देखती हूँ तो क्या करती है, मैं तो यहीं से मट्टी लेकर जाऊँगी। यूँ हम दोनों में तकरार शुरू होगी, जबकि दूसरी औरत बीच बचाव करने लगी। वो कहने लगी, बीबी, हम तो नूर बनाने चलते हैं, आखिर बात क्यों बढ़ाती हो? हमने कोई मकान तो नहीं बनाना, एक टोकरी मट्टी से भला क्या होता है? मगर हमारी तू मैं बढ़ गई। इत्तेफाक से मेरे शौहर उसी वक्त डेरे से निकले तो मुझे उस औरत से झगड़ते देखकर हमारी जानिब आ गए। फिर पूछा कि क्यों झगड़ रही हो, क्या बात है? मैंने फरियाद के से अंदाज में उसको बात बताकर मदद तलब की। ये औरत एक तो मट्टी उठा रही है, ऊपर से मुझ पर धो जमा रही है। जमशेद मुझसे कहने लगे, मीनू, तू घर के अंदर जा, मैं खुद इससे निमट लेता हूँ। इसने तुम्हारी इजाज़त के बगैर मट्टी उठाई कैसे? मैं अपने शौहर की इखलाकी मदद मिलते ही जैसे शेर हो गई और दोबारा उस औरत को बुरा भला कहकर घर के अंदर चली गई कि उसने ख्वाह मख्वाह मेरा दिल जलाया था। सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया था। सोचा कि अब जमशेद ज़रूर इस मगरूर औरत की खबर लेंगे जिसने उनकी चहीती बीवी की तौहीन की थी। 2-4 मिनट गुजरे
مگر دل کو قرار نہ آیا۔ تبھی میں نے دروازے سے جھانکا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ عورتیں ہنس ہنس کر میرے شوہر سے باتیں کر رہی ہیں اور وہ خود مٹی کی بھری ہوئی ٹوکریاں ان کے سروں پر رکھ رہے ہیں۔ یہ منظر تو جیسے میرے لیے دوزخ کا نظارہ تھا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سوچنے لگی کہ میں کیا سمجھ رہی تھی اور یہ کیا ہو رہا تھا۔ جس شوہر کا یہ سوچا کہ وہ ان کی خبر لے گا، اس وقت وہ کتنا غیر بن چکا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرا ساتھ نہ دے رہا تھا اور وہ میرے ہی مخالفوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ میں ذرا غصے کی تیز تھی۔ یوں تو غصہ نہ آتا، مگر جب آتا تو بے تحاشا آتا۔ اسی لیے اس وقت جی چاہا کہ میرے ہاتھ میں کہیں سے پستول آ جائے اور ان تینوں کو جان سے مار ڈالوں۔ نہ جانے کیوں آج اس بات پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہ آیا تھا۔ جیسے ہی جمشید کی مجھ پر نظر پڑی تو ان کی ہنسی جیسے غائب ہو گئی اور پھر وہ کچھ شرمندہ سے ہو کر ڈیرے کی طرف چلے گئے۔ وہ عورتیں بھی مجھے دیکھ کر جیسے خسیانی ہو گئیں، مگر میں نے نوٹ کیا کہ اس خسیانے پن میں بھی جھگڑنے والی عورت کے انداز میں ایک شان بے نیازی رچی ہوئی تھی، جیسے انسان کو کسی جیت کی خوشی مسرور کر دیتی ہے۔ جمشید کا یہ معمول تھا کہ روز دوپہر 2 بجے گھر آ جاتے، پھر کھانا کھاتے اور سو جاتے۔ مگر عجیب بات کہ آج وہ گھر نہ آئے اور نہ دوپہر کا کھانا کھایا۔ وہ اپنے ڈیرے سے ہی قریبی زمیندار کے ڈیرے پر چلے گئے۔ میں رات تک غصے سے کھولتی رہی اور ان کا انتظار کرتی رہی۔ شاید وہ جلدی گھر آ جاتے تو اپنا غصہ ان پر نکال کر سکون سے سو جاتی اور پھر اتنی اذیت نہ ہوتی، مگر اب تو سراسر میرا نقصان ہو رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ کسی پل آرام تھا۔ رات گئی وہ گھر میں آئے اور مجھ سے بات کیے بغیر ہی سو گئے۔ میں سمجھی کہ جھگڑے کے ڈر سے ایسا بن رہے ہیں کہ میں ان سے باس پرس کروں گی، صبح اٹھ کر مجھے خود ہی منا لیں گے۔ جب صبح ہوئی تو میں حیران تھی کہ جمشید ایسے بن گئے جیسے کل کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو ان کی محبت کی عادت تھی، مگر آج اس درد کو مجھے سہنا ہی پڑا۔ میں کچھ دن ان سے روٹھی رہی، مگر انہوں نے مجھے منانے کی کوشش نہ کی۔ جب میرے دل کی اذیت بڑھ گئی تو آپ ہی ان کو منانے لگی، جبکہ وہ بھی انجان بنے ہوئے تھے۔ اب میرے منانے پر بھی مان کے نہیں دے رہے تھے، جیسے قصور ان کا نہیں میرا ہو۔ اگلے دن بھی وہ دیر سے ڈیرے سے گھر آئے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے دیر سے گھر آنے کو معمول بنا لیا۔ اگر میں کبھی پیار سے بات کرتی، کبھی روٹتی شکوہ کرتی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ مجھ سے بات بھی مختصر اور روکھے پھیکے انداز میں کرتے۔ بچے خود ان کی گود میں بیٹھتے، مگر وہ توجہ نہ دیتے بلکہ انہیں جھڑک دیتے۔ میں ان کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی کہ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے۔ بتاتی چلوں کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے خود ہی سلائی کرتی تھی۔ ایک روز حسب معمول کام ختم کر کے میں گھر کے برآمدے میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی کہ دیہات کی ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگی، ارے کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب خالہ؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، ارے تمہارا گھر والا کسی اور عورت سے تعلق میں ہے، دونوں کھیتوں سے ادھر نہر کے کنارے جو جنگل ہے وہاں ملتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ مشین کے ہتھے پر جم گئے اور میں اس عورت کا منہ تکنے لگی۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہیں۔ جمشید کے بدلے ہوئے رویہ کے باعث مجھے بھی اس عورت کی بات میں کہیں نہ کہیں صداقت معلوم ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے اسے پوچھا، کیا نام ہے اس عورت کا؟ وہ عورت کہنے لگی، سعدیہ، اور اس کی سہیلی سلمیٰ ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا وہ بھی ساتھ ہوتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، ہاں کبھی کبھار وہ بھی ساتھ ہوتی ہے۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی۔ سمجھ گئی کہ یہ وہی عورت ہے جو ہماری زمین سے مٹی اٹھانے آئی تھی اور جسے میں نے برا بھلا کہا تھا۔ کیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ میں بھی کہوں کہ جمشید مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ساری رات انگاروں پر گزری، آنکھوں سے آنسو تھمتے نہ تھے۔ اگلے روز میں نے جمشید کا پیچھا کرنے کی ٹھانی تھی۔ میں نہر کے کنارے اس جنگل کی طرف گئی جہاں درخت ہی درخت تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہاں نہر کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے پاس وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی کشتی کی
दूसरी ओर में बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। वो एक दूसरे में इतने गुम थे कि मेरे आने का उनको एहसास ही नहीं हुआ था। जमशेद उस औरत से कह रहे थे, सादिया, मैं कोई राह निकाल रहा हूँ, हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। ये सुनकर तो मेरा बदन कांपने लगा। बस और कुछ ना सुन सकी, बस गुमसुम वहीं बैठी रह गई। सादिया कह रही थी, तुम मेरे बाप को 2-4 बीघे ज़मीन दे दो, देखना वो राज़ी हो जाएगा। मैं अब चलती हूँ, भाई घर आ गया तो वो मेरी खोज में निकल आएगा। उसके बाद जमशेद भी कश्ती से उठकर अपने डेरे की जानिब चल दिए। तभी उसने मुड़कर देखा। शायद वो सादिया को देखना चाहते थे कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे जर्द और बेजान देखकर समझ गए कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। वो पलट कर आए, जबकि सादिया दूसरी सिमत को चल दी, मगर वो भी पलट पलट कर देखती जाती थी। जब वो कुछ आगे निकल गई तो जमशेद मेरे करीब आ गए। उन्होंने बाजू से पकड़कर मुझे ज़मीन से उठाया और अपने सहारे से चलाते हुए घर ले आए। तमाम रास्ते मैं एक लफ्ज़ न बोल सकी। बेजान लाश की तरह उनके साथ साथ घर आ गई और सहन में पड़ी चारपाई पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रोते हुए कहा, जमशेद, तुम मुझे कब से धोखा दे रहे हो? उन्होंने मुझे पानी लाकर पिलाया, मगर मेरी किसी बात का जवाब न दिया। जब मैं आपे से बाहर होने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तब उन्होंने कहा कि मैं वाकई उससे मिलता हूँ, मगर तुझे क्या मसला है? मैंने भी गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे पूछने का हक है। मैं हर बात तुमसे पूछ सकती हूँ, ये भी कि तुम उस गैर औरत से क्यों मिलते हो। मगर शर्मिंदा होने के बजाय उसने खुलकर कहा कि क्या मर्द किसी और औरत को निकाह में नहीं ला सकते अगर वो उसे पसंद आ जाए। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर रुंधी हुई आवाज़ में पूछा, क्या तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो? वो कहने लगे, हाँ, करूँगा, और मुझे हक है दूसरी शादी करने का। तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना तो अपने मामू के घर चली जाओ। इस दो टोक जवाब ने मेरे दिल पर घाव डाल दिए। मैं रोती रही, उसने कोई परवाह न की और दूर चारपाई पर लेटकर करवट बदल कर सो गए। अगले दिन सुबह ही मेरा उनसे फिर से झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि आज जल्दी कर आ जाना, दोपहर का खाना घर पर खाना। वो कहने लगा, जब आना होगा आ जाऊँगा, तो मेरा इंतज़ार न करना, खाना खा लेना तुम लोग। और फिर उसने ऐसा ही किया। उसके बाद हफ्ते भर इसी तरह करता रहा और मैं कुछ न कर सकी, बस रोती रही। जानती थी कि अब अगर झगड़ती तो वो घर से बाहर निकल जाता। आखिर मैं क्या करती? हरदम रोती रहती, दीवारों से बातें करती। जमशेद वैसे का वैसा रहा। आखिरकार एक रोज़ मैं तंग आकर दोनों बच्चों को साथ लेकर मेके चली आई। बताती चलूँ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और उनके इंतकाल के बाद बड़े मामू ने मुझे अपने पास रख लिया था। मेरी माँ की दूसरी जगह शादी हो चुकी थी। यूँ भी मेरा मेका अब अजनबी सा बन चुका था। मुझे मेके आए एक माह गुजर गया, मगर जमशेद ने मेरी कोई खबर तक न ली और ना मुझे लेने आया। आखिरकार वो मानी के समझाने पर मजबूर होकर खुद ही घर वापस लौट आई। उनका कहना था कि औरत चिड़िया की तरह होती है, अगर अपना घोंसला छोड़ दे तो चिड़ा दूसरी ले आता है। तुम अपना घर छोड़ने की गलती मत करो। मगर जमशेद को तो शायद इसी मौका की तलाश थी। जब मैंने घर के अंदर कदम रखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि वही औरत जिसे मैं अपने घर के सामने से टोकरी भर मिट्टी भी नहीं लेने दे रही थी, आज मेरे ही घर की मालिकन बनी बैठी थी। जमशेद उस वक्त घर पर नहीं था। उसकी नई दुल्हन मुझसे कह रही थी, आओ आओ, सफ़र से आई हो, पानी तो पी लो। मगर मैंने मुड़कर भी ना देखा। अपनी इतनी तस्लील बर्दाश्त न कर सकी और उल्टे कदमों वापस लौट आई। आज इस बात को 10 बरस बीत चुके हैं। जमशेद आज तक मुझे लेने नहीं आए। ये वही जमशेद थे जो एक मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकते थे, जिसकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत समझती थी। मैं तो समझती थी कि उसकी मोहब्बत सोने से भी कीमती है, मगर ये नहीं जानती थी कि औरत की मोहब्बत और कदरों कीमत मिट्टी से भी सस्ती होती है। सच है कि मर्द ज़ात का कोई एतबार नहीं, उसके दिल को बदलते देर नहीं लगती। सोचती हूँ काश मेरा बाप ही होता। आज ना तो बाप है और माँ भी अपने घर की है।
ان کا شوہر انہیں میکے بہت کم آنے دیتا ہے۔ آج میں بھی آسرا سی ماموں مانی کے در پر پڑی ہوں اور اپنے نصیبوں کو روتی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔